हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले इंग्लिश के बारे में। आज मैं तुम्हें इंग्लिश की बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है तैयारी करने के लिए, कि तुम 1-2 दिन जो बचे हो उसमें कैसे तैयारी कर सकते हो और एग्ज़ाम हॉल में अच्छा एग्ज़ाम कैसे दे सकते हो, ठीक है? तो सीधा टिप्स से शुरू करते हैं इंग्लिश के टिप्स में। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंग्लिश का पेपर आजकल डिज़ाइन कैसे हो रहा है। तो देखो, ये जो सारी टिप्स बनाई गई है, मैंने लिटरली इंग्लिश के टीचर से बात करी, उन्होंने मेरे को समझाया कि कैसे पेपर आजकल फ्रेम हो रहे हैं इंग्लिश के और आपको किस तरीके से करना चाहिए। और फिर मैंने कुछ एक्सेस करी टॉपर्स की कॉपीज़ जो हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल होती है। तो उनके थ्रू मुझे पता लगा कि भाई किस तरीके से आंसर फ्रेम करोगे तब जाके आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे और किस तरीके से फ्रेम करने पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये इन सब से हमको सिर्फ पता लगता है कि किस तरीके से आंसर फ्रेम किया जाता है, लेकिन किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर रही है आजकल सीबीएसई इंग्लिश में, वो टीचर से पता करके ही पता लग सकता है भाई। तो वो सारी टिप्स मैं तुम्हें तब समझाने वाला हूँ, ठीक है? दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये कि स्पेशली कुछ चीज़ें हमेशा फिक्स रहती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ें हमेशा फिक्स रहती हैं का मतलब ये कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने तुम्हें बता रखा है कि टाइम सबसे पहले ट्राई करो कि 2 आवर्स 40 मिनट्स या 2 आवर 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए आपका एग्ज़ाम। ठीक है, ब्लू पेन यूज़ करना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये सारी टिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको पहले से बता रखी है, ठीक है? ये हर एग्ज़ाम में फॉलो करनी होती है, वो इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अभी इंग्लिश के लिए स्पेसिफिक अगर बात करें, तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि टाइम प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं, इंग्लिश का पेपर बहुत लेंथी आया है भैया। इंग्लिश का पेपर लेंथी आता नहीं है, आप बना देते हो, ठीक है? इसीलिए एक वेरी इंपॉर्टेंट आपको चीज़ ध्यान क्या रखनी है कि आपको वर्ड लिमिट पे ध्यान देना है, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिखा होगा, कीवर्ड हाइलाइट करने हैं, वर्ड लिमिट पे ध्यान देना है। तो वर्ड लिमिट का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी चीज़ में बोला गया है कि इतने क्वेश्चन इतना इस क्वेश्चन का आंसर इतने वर्ड्स में देना है, तो प्लीज़ ध्यान रखो, ठीक है? जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, उसमें 50 वर्ड आपको लिखने हैं, तो आप आंसर फ्रेम करते-करते उसको 80 वर्ड, 90 वर्ड, 100 वर्ड तक पहुँचा देते हो, क्या फ़ायदा है? मिलने तो 2 ही नंबर है। तो आपको आंसर इस तरीके से फ्रेम करना है, तो आपके दिमाग में पहले से लॉजिक चलना चाहिए कि मुझे ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है? इसीलिए इंग्लिश के अंदर कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कीवर्ड अगर आप हाइलाइट कर दोगे, जितनी भी टॉपर की कॉपी देखोगे आप, सबके अंदर कीवर्ड स्पेशली हाइलाइटेड है। ब्लैक पेन यूज़ नहीं करना है, आपको ब्लू पेन से ही यूज़ करना है। ब्लू से ही लिखना है, ब्लू से ही हाइलाइट कर देना है, ठीक है? तो कीवर्ड जितने ज़्यादा हाइलाइट करोगे, कीवर्ड कैसे याद रहेंगे और कीवर्ड के 2 फ़ायदे हैं। एक तो कीवर्ड से आपको आंसर मिलते हैं और कीवर्ड से आपको पूरा टॉपिक भी याद आ जाता है। इसलिए जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आपको कीवर्ड्स पे फ़ोकस करना है कि इसका कीवर्ड ये है, इस टॉपिक का कीवर्ड ये है, इस टॉपिक का कीवर्ड ये है, इस टॉपिक का कीवर्ड ये है। तो अगर कीवर्ड याद आ जाएगा, तो पूरा टॉपिक भी याद आ जाएगा और उसको जब आंसर में लिखोगे आप, तो बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट इंप्रेशन डालेगा। उसकी वजह से, उस कीवर्ड की वजह से जो वर्ड लिमिट है वो भी आपकी सेट रहेगी। क्योंकि अगर आपको कीवर्ड याद नहीं आएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ेगी। अगर आपको कीवर्ड याद आ जाएगा तो उसी लिमिट वाली चीज़ को समझाना पड़ेगा। तो कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो प्लीज़ याद रखना, आपको कीवर्ड पे ध्यान देना है कि उस टॉपिक से रिलेटेड या फिर कोई भी जो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके अंदर क्या-क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड है और दूसरा उसके अंदर वर्ड लिमिट कितनी लिखनी है। अगर वर्ड लिमिट का फॉलो नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। समझ में आ गया? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कहाँ से शुरू करना है आपको क्वेश्चन पेपर, तो आपके ऊपर दोबारा डिपेंड करता है, ठीक है? ज़्यादातर मैंने जो देखी चीज़ें या फिर मैं अगर खुद अटेम्प्ट कर रहा होता तो मैं ग्रामर सेक्शन को थोड़ा बात करता। ग्रामर सेक्शन पहले आता है, लेकिन ग्रामर सेक्शन को बाद में इम्प्रूव कर बाद में लिखना इसलिए क्योंकि लिटरेचर वाला जो पार्ट होता है ना यार, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें बना के लिखनी पड़ती है। समझ रहे हो? तो पेपर जब आप स्टार्ट करो तो आप बिल्कुल भी थके हुए नहीं, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है, तो ज़्यादातर चीज़ें आप वहाँ पे फ़ॉलो अप कर सकते हो, ठीक है? दूसरी बात, अनसीन पैसेज बच्चे करते हैं कि भैया ये तो आसान होता है, कंपैरेटिवली ईज़ी लगता है, तो ये पहले कर देते हैं, लास्ट में करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको देखो, आपने जिस तरीके से मॉक टेस्ट दिया, उस तरीके से अगर आपको पहले करने की आदत है, तो पहले करो, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो सकते हैं, ठीक है? और अगर आप थोड़ा-सा भी थक जाओगे ना, तब भी आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो क्योंकि उसको ढूँढ के तो लिखना है। लेकिन अगर आपको जब बिल्कुल आंसर फ्रेम करना है, खुद सोचना है इसके अंदर क्या कीवर्ड है, क्या किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा, अगर वो बाद में करोगे तो आप थक जाओगे, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा दिक्कत करने लगेगा, ठीक है? इसलिए ट्राई करो कि इस तरीके से फ्रेमिंग की जाए। दूसरा आप ये भी कर सकते हो, जो 15 मिनट मिलते हैं, हमने हर सब्जेक्ट में अलग-अलग तरीके से समझा हुआ है उसको। इंग्लिश में क्या कर सकते हो आप, अनसीन पैसेज सॉल्व कर लो, कुछ नहीं करना, अनसीन पैसेज सॉल्व कर लो। समझ रहे हो? कि अनसीन पैसेज 15 मिनट लगा दो उसके अंदर। पहले से ही सारे च कीवर्ड ढूँढ के रखो कि इसके अंदर ये आंसर है, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। समझ में आ गया? जितने भी वो है, क्या नाम है, लेटर वगैरह आने वाले हैं आपके, उन सब के अंदर देख लो कि मेरे को ये कीवर्ड इसमें इम्पोर्टेंट डिनोट करने पड़ेंगे। लास्ट में मैं योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली जो भी लिखना होता है वो लिखूँगा और इस तरीके से काम करूँगा। पक्का क्लियर है? इस बात का ध्यान रखना। ठीक है? राइटिंग और लिटरेचर सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया। राइटिंग और लिटरेचर सेक्शन से स्टार्ट करोगे तो आपका ब्रेन एकदम फ्रेश है, ज़्यादा अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है? रिपीटिशन नहीं करनी है आंसर फ्रेमिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे क्या करते हैं कि एक ही पॉइंट को अलग-अलग तरीके से बना-बना के एक ही क्वेश्चन के अंदर लिखते रहते हैं। जितनी ज़्यादा रिपीटिशन मार्क्स उतने कटेंगे, याद रखो इस बात को। जितनी ज़्यादा रिपीटिशन मार्क्स उतने ज़्यादा कट होंगे। इसका मतलब ये कि मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, किसी एक सिचुएशन में कुछ पूछा हुआ है लिटरेचर पार्ट में मान लो। अब आप एक आंसर के अंदर एक ही चीज़ें बार-बार रिपीट मोड में बार-बार डाले जा रहे हो, तो वो नंबर काटेगा आपके। आपके आंसर फ्रेमिंग में चाहे आपको लिखने का मन है 7 लाइनें, आपने लेकिन 5 लाइनें लिखी हैं,
लेकिन रिपीटिशन मत करो, रिपीटिशन करके 7 तक मत पहुँचो, 5 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? लेकिन रिपीटिशन नहीं करनी है। आंसर को एक लाइन को इस तरीके से लिख दिया, फिर एक लाइन को दूसरे तरीके से लिख दिया, एक लाइन को फिर तीसरे तरीके से लिख दिया, ये नहीं करना है, इंग्लिश में स्पेशली। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉल पेन मैंने बता दिया, आंसर्स पॉइंट्स में नहीं होने चाहिए। इंपॉर्टेंट, हम जब साइंस पढ़ा रहे होते हैं, एसएसटी पढ़ा रहे होते हैं, तब उसकी टिप्स में हम स्पेशली बोलते हैं कि भाई इसको जितना बुलेट पॉइंट्स में लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिखा था। खुद सोचो ना, एक कैरेक्टर की सिचुएशन बता रहा हूँ मैं कि ये इस तरीके से यहाँ पे ये काम कर रहा है, तो मैं बुलेट पॉइंट्स में क्यों लिखूंगा भाई? समझ में आ रहा है? बुलेट पॉइंट्स टाइप हो गया कि स्टेप्स चल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। वो एक सिचुएशन में तो उसका बिल्कुल पैराग्राफ फॉर्म में लिखा जाएगा। तो याद रखना, कभी भी पॉइंट्स फॉलो नहीं होते इंग्लिश के अंदर, हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है? पैराग्राफ फॉर्म में लिखा जाता है। समझ में आ गया? तो वर्ड लिमिट में फॉलो करो और पैराग्राफ फॉर्म में लिखो। बुलेट पॉइंट्स का यूज नहीं करना है इंग्लिश के अंदर स्पेशली, ठीक है? उसके बाद ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। भाई इंग्लिश का पेपर है, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक करोगे या स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे, और दबा के नंबर कटेंगे, ठीक है? ज्यादातर लॉजिक जो रहता है, 2 स्पेलिंग मिस्टेक पे आधा नंबर कट जाता है, समझ रहे हो? तो इसीलिए आपको क्यों कटवाने, और ये छोटी 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 दिक्कतें बहुत लंबा नंबर काट सकती है एंड में जाकर, इसलिए ये दिक्कत नहीं करनी है, ठीक है? इंग्लिश के पेपर में ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है भाई, ठीक है? राइटर्स और पोएट्स के नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुनो, देखो, अगर स्पेसिफिकली पूछा नहीं जा रहा कि इसका कौन राइटर है, इसका कौन पोएट है, तो मत लिखो। समझ रहे हो? अपनी हीरोपंती दिखाने के लिए कि मैं तो लिख दूंगा। अगर आपने लिख दिया, अब अगर आप 100% श्योर हो, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में पूछा, तब तो आपको लिखना ही पड़ेगा मजबूरन। किसी क्वेश्चन में नहीं पूछा और आपको लिखने का मन है, तो आप 100% श्योर होने चाहिए। अगर आप 100% श्योर नहीं हो, तो आप नहीं लिखोगे। याद रहेगी ये बात। अगर आप 100% श्योर हो, तभी राइटर और पोएट का नाम लिखो, वरना छोड़ दो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? ठीक है? पैराग्राफ, ठीक है? पैराग्राफ लास्ट, मतलब पैराग्राफ एट लास्ट, पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना। पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो लास्ट में जाके करने हैं आपको, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ये राइटर पोएट का याद रखना। स्पेसिंग और मार्जिन लेटर, ये मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। लेटर, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई लेटर लिख रहे हो, ठीक है? मान लो ये लेटर के लिए आपने ये जगह बनाई है, ठीक है? तो यहाँ पे आप जो भी इंट्रो लिखते हो, फिर उसके बाद जो भी लिखते हो, फिर उसके बाद जो भी लिखते हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल स्कूल में आपको लेटर लिखना है, ठीक है? रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम वगैरह जो भी लिखना है, ठीक है? वो लिख दिया। उसके बाद आप आंसर यहाँ पे शुरू कर रहे हो, फिर अगला पैराग्राफ यहाँ पे कर रहे हो। तो याद रखना, जो आपने यहाँ पे मार्जिन खींचा हुआ या फिर पेपर में पहले से बना हुआ जो आता है, उसके साइड में होना चाहिए। समझ में आ गया? तो अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर ये सही है, ये सही है, ये सही है, इसमें स्पेस आ गया, ये गलत है, ये इसमें स्पेस आ गया, ये गलत है। स्पेस नहीं देना है। पैराग्राफ चेंज कर दो, लेकिन स्पेस नहीं देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो आपने मान लो फॉर एग्जाम्पल कहीं पे एड्रेस लिखना है, उसके बाद डियर रिस्पेक्टेड लिखना है, ठीक है? तो एड्रेस लिखा, एक लाइन छोड़ो, रिस्पेक्टेड लिखा, एक लाइन छोड़ो, ऐसे जो ऊपर ऊपर जो इंट्रो वाली चीजें होती है, उसमें एक लाइन छोड़ना है। उसका एक पैराग्राफ आपको दूसरे पैराग्राफ में दूसरी चीज रिप्रेजेंट करी, तो दोबारा एक लाइन छोड़ दो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लाइनें छोड़नी है, हर एक टॉपिक के बाद एक लाइन छोड़नी है, ठीक है? लेटर के अंदर बता रहा हूँ मैं, ये चीज लेटर के अंदर बता रहा हूँ, हर एक के बाद लाइनें छोड़नी है। याद रखना इस बात को। समझ में आ गया? और मार्जिन के बिल्कुल ठीक साइड में लिखते हुए जाना है। ये रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर कटेंगे वरना। नंबर कटेंगे। आपका पैराग्राफ चाहे 1 पेज में आए, चाहे 2 पेज में आए, मतलब ये जो लेटर आ रहा है 1 पेज में आए, 2 पेज में, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 पेज में भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिल्कुल लाइन मार्जिन के साथ चलना है। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद डायरी, स्पीच, आर्टिकल, ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो इस साल सैंपल क्वेश्चन पेपर में तो नहीं देखे, ठीक है? उन्हीं टीचर ने मेरे को बताया कि इस बार सैंपल पेपर में क्वेश्चन नहीं देखे, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि आजकल व्हेन, व्हाइन, व्हाई, ये वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे भाई, ठीक है? इसका मतलब ये है कि इस अब से, मतलब पिछले 2 सालों से क्या देख रहे हैं टीचर्स, इंग्लिश के टीचर्स, कि जो व्हेन, व्हाई या फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन बहुत कम कर दिया सीबीएसई ने। अब वो थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चन देने लग गए हैं, कि वो सिचुएशन के अलावा पूछने लगेंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हाउ डिड यू, तो डिड यू जैसे क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो यस और नो में स्टार्ट करना पड़ेगा आपको आंसर। अब आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई यस है या नो है। तो पहली लाइन से टीचर को पता लग जाएगा, चेक करने वाले को, कि भैया आपको आता है कि नहीं आता। देख रहे हो कितना मस्त, मतलब उन्होंने कितना दिमाग लगाया है। क्योंकि व्हेन, व्हाई, हाउ पूछते थे ना वो, तो आप पूरा पैराग्राफ फॉर्म में बता देते थे, तो एंड तक समझ ही नहीं आता था कि बच्चों को आता है कि नहीं आता। अब डिड यू करके लिखेंगे तो यस और नो से शुरू करना पड़ेगा आपको। तो आपको पहले से, उस टीचर को पहले से ही पता लग जाएगा कि आपको आता है कि नहीं आता। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, कंपैरिजन क्वेश्चंस आने लग गए हैं बहुत ज्यादा। कंपैरिजन क्वेश्चन मतलब क्या नाम है, अलग अलग चैप्टर्स, 2 अलग अलग चैप्टर्स के अंदर मान लो राइटर्स हैं या फिर कोई सिचुएशंस हैं, उन दोनों को कंपेयर करो। कितना तगड़ा है भाई, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। मतलब 2 अलग अलग चैप्टर के राइटर्स को, सिचुएशंस को, कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करने के लिए बोल दिया। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा, और ये तभी कर सकते हो आप जब आपको 360 दोनों चैप्टर्स के बारे में पता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे फॉर एग्जांपल एक चैप्टर के अंदर आइस के ऊपर कुछ लिखा हुआ, दूसरे चैप्टर में आइस के ऊपर, तो दोनों के आइस की जो सिचुएशन है उसको कंपेयर करने के लिए बोल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम। समझ में आ रहा है? इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी जनरल इक्वेशन तो है ही भाई। ये तो हो जाएगा, ठीक है? लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ, ताकि उनके भी नंबर आए। कोई कंपैरिजन तो है नहीं ना यहाँ पर, ठीक है?
लेकिन इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, जैसे इंग्लिश का पेपर दोगे 21st को आपका इंग्लिश का पेपर हो जाएगा, 21st ऑफ फेब को। उसके बाद भूल जाना भाई, इसके बारे में आगे कुछ नहीं पढ़ना। घर पे आओ, पेपर हो गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छा जाएगा, मुझे पता है। लेकिन घर पे आके भूल जाओ, आराम से रेस्ट करो, शाम तक तुम्हारे पास साइंस की लिस्ट आ जाएगी। और साइंस में तो हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, मस्त फोड़ने वाले हैं। 21, 22, 23, 24, 4 दिन टोटल मिला लिया जाए, अगर सही से बताया जाए तो 3.5 दिन, 3.5 days मुझे दे दो। साइंस में तुमने कुछ नहीं पढ़ा तभी मैं नंबर दिलवा दूंगा, मेरी गारंटी है। समझ में आ रहा है? अगर आपने कुछ पढ़ा हुआ है तो आपके पूरे फुल आउट ऑफ फुल लेकर आ जाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। समझ में आ रहा है? बस वो 4 दिन मुझे दे देना इसके बाद, ठीक है? 25 फेब का पेपर, साइंस का पेपर, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं देख लूंगा। लेकिन पहले इंग्लिश में पेपर अच्छे से करके आओ, उसमें कॉन्फिडेंस लेकर आओ, अच्छा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है? उसके बाद 21, 22, 23, 24 तुम्हारा भाई देख लेगा साइंस। ठीक है? ठीक है, बाय बाय, गुड लक।